तो आई विल स्टार्ट विद अ श्लोक, एक बड़ा अच्छा श्लोक है। ओम यज्जाग्रतो धूर मुदैति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका हिंदी में अर्थ ये है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं ये भी आपको बताता हूं। हिंदी में इसका अर्थ है कि वो हमारा मन जो जागृत अवस्था में, सुप्तावस्था में यानी सोते वक्त दूर दूर तक अंधेरे में, रोशनी में दूर दूर तक चला जाता है, आप उसकी था नहीं पा सकते हैं। तो हे ईश्वर, हमारा वो मन शिव संकल्प से युक्त हो, यानी हम संकल्पवान व्यक्ति बने। तो पहला काम तो यही करना है आपको जिंदगी में, ठीक है, कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। मन पर नियंत्रण रखने का अर्थ है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, ठीक। विचार, अच्छा उससे पहले क्षमा चाहते हुए, अभी आप जिनको सुन रहे थे प्रोफेसर के सुरेश जी को, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको दरअसल बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या होता है, वो कस्तूरी मृग वाली आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी ना, तो वैसे ही हाल हम लोगों का भी होता है। हमारे पास बहुत कुछ होता है और हम भाग रहे होते हैं। तो आप सबके साथ भी ऐसा है। आप सबके बीच में ये जो बैठे हुए हैं माननीय, ही हिमसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन, ये अपने आप में एक स्कूल है। अगर आप इनकी जिंदगी को समझ लेंगे, इनके संघर्ष को समझ लेंगे, इन्होंने जो काम किया है उसको समझ लेंगे, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देख देख के बहुत कुछ सीख लेंगे। जोशी जी बैठे हुए हैं, इतना लंबा तजर्बा है। अगर आप इन लोगों को देखिए, हम सबकी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर रोमन में लिखी होती है तो हमको पल भर लगता है उसको पढ़ने में, लेकिन अगर हिंदी में लिखी है, देवनागरी में लिखी है, तो हम एक क्षण में पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं? क्योंकि हमने बचपन हिंदी के साथ गुजारा है ना, हमारी शुरुआत हिंदी के साथ हुई है, तो हमारी विजुअल मेमोरी हमेशा बहुत स्ट्रांग होती है। हम देख के तो पहचानते हैं ना, बताया जाता है ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये बुआ हैं, ये फूफा हैं, ये ताई हैं, ऐसे ही पहचानते हैं। तो ऐसे ही ये लोग हैं, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इनको सिर्फ देखते रहें ध्यानपूर्वक, इनको समझते रहें, सुनते रहें, गुनते रहें, तो भी यकीन मानिए कि आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। बहरहाल मैं बात विचारों की कर रहा था। देखिए, विचार इसलिए बेहद ज़रूरी है। आज हम यहाँ इस सभागार में अगर बैठे हैं, मैं आज यहाँ हूँ, मुझे सर ने आदेशित किया, आमंत्रण नहीं कहूँगा क्योंकि उनके लिए, उनका कहना मेरे लिए एक आदेश जैसा होता है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आ गया। ये सब, इस सब के पीछे ये सभागार है, ये पूरा ये इंस्टीट्यूशन है, ये पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरा विश्वविद्यालय है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक विचार है। यानी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? आपका विचार, ठीक है। विचार में भी सबसे जरूरी चीज होती है सही विचार, यानी करेक्ट थिंकिंग। थिंकिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, स्वप्न देखते हैं, विचार चलते रहते हैं, अनवरत प्रक्रिया है। लेकिन सही विचार, करेक्ट थिंकिंग कैसे हो, यह बेहद जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? कोई भी एक विचार आपके मन में आता है, अगर वो विचार कुछ समय तक आपके भीतर घर कर गया, तो कुछ समय के बाद वो विचार आपके एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो एटीट्यूड आपने कुछ समय तक अपने साथ कैरी कर लिया, तो वो आपके बिहेवियर में तब्दील हो जाता है, आपके व्यवहार में आ जाता है। वो व्यवहार आपका लंबे समय तक आपके साथ रह गया, तो वो आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्शन जब आप करते हैं, तो एक्शन आप कहाँ करते हैं? आप अपनी फैमिली में करते हैं, सराउंडिंग्स में करते हैं, ठीक है, समाज में करते हैं। तो जब आप उसी एक एक्शन को बार बार करेंगे, तो होगा क्या? तो होगा ये कि वो आपकी डेस्टिनी को तय कर देता है। फिर हम ये मानना शुरू कर देते हैं बहुतायत में, जब आप इस तरह का व्यवहार और इस तरह का एक्शन कर रहे होते हैं, तो हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये फला व्यक्ति इस तरह का है, ये व्यक्ति इस तरह का है, ये व्यक्ति इस तरह का है, ये आगे जाकर के ये करेगा, ये बनेगा। यानी हम आपकी डेस्टिनी तय कर देते हैं। तो आपकी डेस्टिनी बेसिकली आपके हाथ में है, जिसका मूल है एक विचार।
मैं उस एरा को बिलोंग करता हूं जहां जो प्राइमरी एजुकेशन होती थी हमारी, तो वो टाट पट्टी में बैठ करके होती थी। आप लोगों में से पता नहीं कितनों ने उसका आनंद लिया या नहीं लिया है। तो हम लोग उस एरा को बिलोंग करते हैं। तो एक बार मैं 5वीं जमात में था, 5th क्लास में था, तो मिड टर्म्स में कहीं एक बच्चा जो है वो बाहर से आया, किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा था, वो अंग्रेजी मीडियम से आया हुआ था। चूंकि पिताजी का उनके ट्रांसफ़र हो गया था तो वो यहाँ आ गए थे। अच्छा, वो अंग्रेज़ी बोलता था तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। अपनी तो अंग्रेज़ी में फ़ीस माफ़ थी भाई। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई ये जो तुम बोलते हो ना अंग्रेज़ी, मुझे सिखाओगे थोड़ी सी। तो एक डील हुई कि तुम मुझे अपना टिफ़िन खिलाओगे, क्योंकि तुम्हारा टिफ़िन बड़ा अच्छा आता है, तो तुम अपना टिफ़िन मुझे शेयर करो, मैं तुम्हें अंग्रेज़ी सिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे रोज़ ये होने लगा प्रैक्टिस, वो मेरे गुरु बन गए। तो 3-4 महीने के बाद मुझे लगा कि हाँ अब हम अंग्रेज़दा हो गए, ठीक ठाक अंग्रेज़ी आने लगी। मैं दूसरे शहर में रह के पढ़ता था अकेले। मेरे माता पिता दूसरे शहर में थे, वो शिक्षक थे, वो दूसरे शहर में थे। उस समय ये सब टेलीफोन वगैरह होता नहीं था। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी और वो पूरी चिट्ठी मैंने अंग्रेज़ी में लिखी। अंग्रेज़ी में चिट्ठी लिख करके वो चिट्ठी मैंने पोस्ट कर दी और उसमें नीचे नोट भी लिख दिया कि इसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो भी गलतियां हों वो आप करेक्ट करके मुझे भेजिएगा। तो चूंकि चिट्ठी जाती थी आती थी तो 20-25 दिन लग जाते थे। अब 10-12 दिन के बाद मैं रोज़ पोस्टमैन को, अंकल को चिट्ठी आई क्या, अंकल को चिट्ठी आई, तो रोज़ मायूस हो जाता था कि कोई चिट्ठी आई नहीं। फिर 22-23 दिनों के बाद चिट्ठी आई तो मैंने बड़े धड़कते दिल से, बहुत उत्साह के साथ वो चिट्ठी खोली। मुझे लगा कि बड़ी तारीफ होगी उसमें। ठीक है, यकीन मानिएगा 99% में तो बिल्कुल वो रेड इंक से गोल 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 गोल। तो बड़ा हतोत्साहित हो गया मैं, बहुत मायूसी हुई। लेकिन जब मैं नीचे पढ़ता गया पत्र को, मेरे जो पिताजी ने लिखा था, तो उसमें उन्होंने नीचे एक बात लिखी। बोले बेटा ये तुम्हारे सीखने की प्रथम सीढ़ी है, यहां गिव अप मत करना। ठीक है, डोंट गिव अप। तुम इसी उम्मीद के साथ, इसी जुनून के साथ तुम आगे बढ़ते जाओ, सफलता तुमको जरूर मिलेगी। और उन्होंने उस वक्त, जब मैं 5वीं क्लास में था, उस वक्त उन्होंने 4 पंक्तियां लिख करके भेजी थी, जिसने मेरे जीवन की दिशा और दशा को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो मैं आपसे शेयर करता हूं। आप चाहें तो अपने साथ ले जाएं, कुछ कर पाएं तो बहुत अच्छा है। उन्होंने लिख करके भेजा कि ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं उठ सकते। यहां ऊंचाई छूने से मतलब थिंकिंग। ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं उठ सकते, वो बौने भला कैसे ऊंचे उठ सकते हैं। और जिनके जीवन की चादर मैली रही सदा, वो दाग दूसरों के कैसे धो सकते हैं। तो पहली चीज है, प्लीज डू नॉट गिव अप इन एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कभी हार मत मानिए। ठीक है, ये जिस फील्ड में आप आए हैं, मैं ये मान करके चलता हूं कि प्रभावित होकर के चाहे बेशक आए हों, लेकिन उसके बाद आप सब ने अपने मन को टटोला होगा, अपने आप को आंका होगा, समझा होगा, क्या करना चाहते हैं ये आपने अपने आप से कई बार सवाल किए होंगे। उसके बाद आप यहां आए हैं। मेरा निवेदन इतना है कि एक बार जब आप यहां से बाहर निकल जाएंगे ना, तो ये आपको नहीं मिलेगा। ये वातावरण नहीं मिलेगा, ये शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे, वो किताबें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाहर जाकर के एक दूसरे तरह की दुनिया से आपका वास्ता पड़ेगा। और उसको फेस करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसकी तैयारी, उसकी ज़मीन, उसकी नींव आप यहां आज पुख्ता कर लें। जितनी मजबूत नींव करेंगे, इमारत उतनी बुलंद होगी। तो इस वक्त को एक पल भी ज़ाया मत कीजिए। अपने काम से, अपनी पढ़ाई से बेइंतहा मोहब्बत कीजिए। जो करना है वो कीजिए, लेकिन बेइंतहा मोहब्बत कीजिए। ठीक है, और उतनी मोहब्बत कीजिए, आप सब यंगस्टर्स हैं, ठीक है, सबका दिल कभी ना कभी किसी के लिए धड़का होगा भाई। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के इश्क में पड़ जाते हैं, तो क्या होता है,
हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक पैरेलल थॉट की तरह वो व्यक्ति हमारे जहन में चलता रहता है। हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं ना, घंटी बजा रहे होते हैं, अगरबत्ती घुमा रहे होते, तो भी वो चल रहा होता है या चल रही होती है, ये होता है। ठीक है, तो अगर हम एक व्यक्ति से इतना इश्क कर सकते हैं तो फिर अपने काम से और खुद से इतना इश्क क्यों नहीं कर सकते? जब आप अपने से, अपने काम से इतनी मोहब्बत करना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपके हाथ में चीजें रहेंगी, आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं होगी, लोग आप तक पहुंचेंगे। जोशी जी ने जैसा कहा, विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है। इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं मैं। विश्वसनीयता किस चीज से बना है? विश्वास से, करेक्ट है? तो सबसे पहली चीज है विश्वास, यकीन करना, बिलीव। आप जिंदगी में कुछ भी करें, आप रिपोर्टिंग करें, आप एंकरिंग करें, आप लिखें, पढ़ें, किसी और फील्ड में चले जाएं, कुछ भी करें आप, XYZ, जो करें सबसे पहले उस पर खुद यकीन करें, पहले बिलीव करें। क्यों करें? अगर आप अपने पर, अपने काम पर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो आप उस चीज को आगे संप्रेषित कर ही नहीं पाएंगे। तो पहली चीज होती है बिलीव। जब आपके भीतर बिलीफ पैदा हो जाता है अपने लिए, अपने काम के लिए, जो कर रहे हैं उसके लिए या जो कह रहे हैं उसके लिए, तो उसके बाद उसकी सेकेंड स्टेज आती है कन्विक्शन। अगर आपके भीतर बिलीफ कूट कूट करके भर गया है तो कन्विक्शन अपने आप आ जाएगा। जब कन्विक्शन आपके भीतर पैदा हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से लोगों से संप्रेषित कर पाएंगे, वो तारतम्य, वो रिश्ता बना पाएंगे, वो डायलॉग जिसको हम कहते हैं ना, बिटवीन टू पीपल, वो डायलॉग जो है, वो डायलॉग आपका स्टेब्लिश हो जाएगा बिना कुछ कहे। लेकिन पहली शर्त है कि विश्वास करें, अपने पर करें, अपने काम पर करें, और जाहिर से बात है जिस संस्थान में है इस पर करें, यहाँ के पूरे मैनेजमेंट पर करें, यहाँ के शिक्षकों पर करें, अपनी पढ़ाई पर करें। और जैसा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वक्त, वैसे भी कहा जाता है ना कि जिंदगी में आप कुछ भी वापस ला सकते हैं, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। तो ये वक्त एक बार गुजर जाएगा तो फिर आप इसे याद जरूर करेंगे कि यार उस वक्त हमने थोड़ा सा ये कर लिया होता, इसकी बात सुन ली होती, उसकी बात सुन ली होती। सब कीजिए भाई, खूब मौज कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, ठीक है, उसके बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन साथ में, जैसा माननीय सुरेश जी ने कहा, फोकस, आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे घोड़े को आपने कभी देखा सामने वो बांध देते हैं ना, तो वो दाएं बाएं कहीं नहीं, वो यहां भी देखेगा तो उसको सीधा दिखाई देगा, यहां देखेगा तो भी सीधा दिखाई देगा। तो वो स्थिति आपकी होनी चाहिए। वक्त के साथ तब्दीलियां हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, लोगों के विचारों में, आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, चीज़ों के प्रेजेंटेशन में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। तो आपको लगातार अपडेटेड रहना पड़ेगा। यह विश्वसनीयता आपकी तभी आएगी, आपको लगातार अपडेटेड रहना पड़ेगा। वक्त के साथ तो कदम ताल करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो वो कौन सी फिल्म थी भाई, वो जिसमें वो अमरीश पुरी साहब नहीं कहते हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, कौन सी थी? हाँ देखा, फिल्म का नाम सबको मालूम है, बहुत बढ़िया। तो अब तो बुलेट ट्रेन का ज़माना आ रहा है, ठीक है ना। मालूम चला, इन्होंने कहा जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, और सिमरन ने वो वक्त के साथ कदम ताल नहीं किया तो बुलेट ट्रेन है वो तो भाग जाएगी, ठीक है, और वो पहुंच जाएंगे कहीं मेरठ या जम्मू, ठीक है। तो आपको वक्त, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो आप सब के भीतर विश्वास की, हौसलों की, जज्बे की और ज्ञान की एक ऐसी नदी प्रवाहित होनी चाहिए कि उसके आगे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, जितने भी चुनौतियां क्यों ना आए, ठीक है, आप उन सबको पार कर जाएं। लेकिन नींव यही मजबूत होगी, ठीक। कहीं भी संघर्ष कम नहीं है,
चुनौतियां कहीं भी कम नहीं है। आप किसी चैनल में चले जाएंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं, ऐसा हो। आप चले जाएंगे, वहां एक दूसरी चुनौती शुरू हो जाएगी, उसको पार करेंगे, तीसरी चुनौती शुरू हो जाएगी आपकी। मुश्किल यह नहीं है कि आप किसी मकाम पर पहुंचते हैं, ईश्वर सबको मौका देता है। आप काबिल हैं तो ईश्वर आपको मौका देगा। मुश्किल यह नहीं है कि आप किसी मकाम तक पहुंचते हैं, मुश्किल यह है कि वहां पहुंच करके आप कितना स्थिर रहते हैं, कितना उस चीज को मेंटेन कर पाते हैं, यह सबसे मुश्किल काम होता है। वरना देखिए, अगर मैं यहां से जंप मारूंगा तो थोड़ी सी चोट लगेगी, यहां से मारूंगा थोड़ी ज्यादा चोट लगेगी, और मैं ऊपर से मार दूं तो हड्डी पसली कुछ ना कुछ तो टूटेगी भाई। यानी आप जितनी बुलंदी पर हैं, जितनी ऊंचाई पर हैं, आप में उतनी ही सजगता होनी चाहिए, उतना ही धैर्य होना चाहिए, क्योंकि अगर पांव फिसला तो सीधे फिर अर्श से फर्श पर ही नजर आएंगे आप। ठीक है, तो बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान से अपने को जांच के परख करके आगे बढ़िए। बार बार अपने आप से सवाल कीजिए कि आप दर हकीकत करना क्या चाहते हैं। आप इस फील्ड में तो आ गए हैं। मैं जानता हूं लोगों का सपना होता है, जैसा सर ने भी कहा, सभी का लगभग अमूमन सपना होता है कि मैं टेलीविजन पर दिखूं। ठीक है, कभी किसी को मौका मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, यह कुछ भाग्य की भी बात होती है। करेक्ट है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि लाइफ इज 10%, ठीक है, लाइफ इज जस्ट 10% हाउ यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। आप चीजों को कैसे रिसीव करते हैं, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड द वे यू रिसीव, द वे यू रिस्पॉन्ड। जैसा आप रिसीव करेंगे वैसे ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन रिसेप्टर्स आपके खुले होने चाहिए, जंग नहीं लगा होना चाहिए रिसेप्टर्स में। ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, जाले नहीं होने चाहिए। तो अपने रिसेप्टर्स को क्लीन करने के लिए, सेल्फ क्लीनिंग के लिए आपको बार बार सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप वो लगातार करें। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि बार बार अपने से सवाल करें, अपने से बात करें, अपने से सवाल करें। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात थोड़ी सी इधर उधर से हट करके विषयांतर हो गई पत्रकारिता पर। तो पत्रकारिता बेसिकली आज जो भी लोग आ रहे हैं, जिस लिए भी आ रहे हैं, सबका अपना अपना मकसद होता है, पर इस फील्ड में आ रहे हैं तो पत्रकारिता तो करनी पड़ेगी। पत्रकारिता के भी आयाम बदलते चले जा रहे हैं, अलग अलग तरह की पत्रकारिताएं। गांधीयन पीरियड से अगर हम शुरू करें, गांधी जी भी बहुत बड़े पत्रकार थे, अगर हम तब से शुरू करें तो लगातार परिवर्तन हम देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस परिवर्तन के साथ तालमेल तो आपको बैठाना है, लेकिन पत्रकार को भीतर जिंदा रखना है, यह बेहद जरूरी है। और पत्रकार या पत्रकारिता, जर्नलिज्म, बेसिकली इस बात को समझ लो अच्छे से, जर्नलिज्म इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ लाइफ स्टाइल। ठीक है, यह जीवन शैली है। अगर आप इसे जीवन शैली के रूप में अंगीकार करेंगे तो मुश्किल नहीं है। फिर आप जो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं उस प्रोफेशन के तौर पर अगर आप उसको अपना, आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको उसे जीवन शैली के रूप में अंगीकार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको लगातार सतत अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपने आसपास की खबरों से वाकिफ रहना पड़ेगा। देश दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, आपको उसकी नॉलेज बराबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, अल्टीमेटली ये बहुत सारा पीछे बहुत काम होता है। ये जो पर्दा आप देखते हैं, ये सिर्फ एक फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए होता है। पीछे बहुत काम होता है, बेहद मेहनत होती है। खबरों में सच्चाई कितनी है, ऑथेंटिसिटी कितनी है, उसके सोर्सेस क्या हैं, इन पर आपको काम करना पड़ेगा। किस सोर्स से आपने खबर निकाली है, कहाँ से निकाली है, कितनी लंबी है, बाइट बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बड़ी हो गई तो क्या होगा, छोटी हो गई तो क्या हो गया। आप लोकेशन पर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्टूडियो में हैं तो आप खबर कैसे तैयार करेंगे। पहली चीज़ है लिखना सीखिए, लिखना बेहद ज़रूरी है। लिखना सीखिए, बोलिए। जैसा सर ने कहा, अभी तो मोबाइल है भाई, रिकॉर्ड कीजिए और ख़ुद को सुनिए। और वैसे भी एक आदत डाल लीजिए, हम लोगों को तो ये तालीम मिली हुई है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते वक्त आप बाद में सुनते हैं, मैं उसे पहले सुन लेता हूँ। ये प्रयास से या अभ्यास से आएगा। उससे होता ये है कि ऐसा तो नहीं है ना, हम भी इंसान हैं, ह्यूमन एरर तो हमसे भी होता है, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। तो ये गलतियां तो हो सकती हैं, लेकिन गलतियां बार बार रिपीट ना हो,
ये बहुत ज़रूरी है। आपको उर्दू की ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, किस में नुक्ता लगता है, किस में नहीं लगता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जहाँ खुदा है वहाँ आप खुदा बोल देंगे तो पूरा मतलब ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको महत्वपूर्ण है एक एंकर के लिए कि आपको आपकी पकड़ कथ्य पर और तथ्य पर, दोनों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। कथ्य, तथ्य और फिर उससे पहले सत्य, अगर आप पत्रकार हैं तो। ठीक है, उससे पहले सत्य। अब आजकल क्या होता है क्या नहीं होता है इस फेर में हम लोग ना पढ़ें। ठीक है, एक बड़ा क्लीशेड सा टर्म है टीआरपी, जिसके फेर में पढ़ करके बहुत कुछ होता रहता है। कंपटीशन है, प्रतियोगिता है भाई, तो प्रतियोगिता में जाहिर सी बात है सबको लगता है कि मैं बेहतर प्रदर्शन करूं, पर प्रतियोगिता भी दो तरह की होती है ना। एक होता है कंपटीशन जिसमें किसी को पीछे पछाड़ने की होड़ होती है, और एक कंपटीशन होता है जिसमें किसी से आगे बढ़ने की होड़ होती है। तो अगर किसी से आगे बढ़ने की होड़ होगी तो ये आपका सकारात्मक चिंतन होगा, पीछे पछाड़ने की होड़ होगी तो नकारात्मक चिंतन होगा, जो आजकल बहुतायत में हो रहा है। ठीक है, इस सो कॉल्ड टीआरपी के चक्कर में होता रहता है। लेकिन यह भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक टेलीविज़न संस्थान को चलाने के लिए जिस तरह के अर्थ की आवश्यकता होती है वो आता तो इन्हीं लोगों से है। तो वो भी कमोबेश एक तरह की मजबूरी कही जा सकती है, लेकिन ऐसा भी होता है। दबाव में पत्रकारिता न करें, होता है आजकल बहुत कुछ होता है। दबाव में पत्रकारिता बिल्कुल ना करें। ठीक है, खुल करके बोलें, बिंदास होकर के बोलें, लेकिन शर्त यह है कि सच बोलें। ठीक है, जब आप सच बोलेंगे, खुल करके बोलेंगे, एक बार मुश्किल होगी, दो बार मुश्किल होगी, लेकिन चौथी या पांचवी बार लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे, लोग आपको समझना भी शुरू कर देंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन शर्त उसकी यही है कि आप सच बोलें। कम से कम पहले आज यहीं से ये शुरू करें कि मैं आज से संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं खुद से तो सच बोलूंगी। हमेशा ईमानदार रहें। देखिए, 18 साल मुझे इस शो को करते हुए हो गए हैं। अब ऐसा तो नहीं कि 18 साल में मुश्किलात पेश नहीं आई होंगी, ठीक है, या कभी मेरी तबीयत खराब नहीं हुई होगी। अभी लास्ट वीक ही मैं 101, 102 फीवर में मैं लगातार 3 दिन में एंकरिंग कर रहा था। मुझे मना भी किया गया करने के लिए, जब देखा गया तो मुझे मना भी किया गया, लेकिन मेरे लिए बेहद ज़रूरी था वो शोज करना, तो मैंने शो किए। जबलपुर में मेरी माँ वेंटिलेशन पर थी, 21 दिनों तक मैंने जबलपुर में सेटअप लगाया, 21 दिनों तक मैंने जबलपुर से शूट किया, शो एक भी दिन ड्रॉप नहीं होने दिया, और उसके बाद फिर मैं उनको यहां से लेकर के दिल्ली रवाना हो गया। आपको ये मुश्किलें पेश आएंगी एक प्रेजेंटर के तौर पे, और मैं आपको अनुभव बताता हूं कि जब मेरी माँ वेंटिलेशन पर थी और जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तो माइक लगा साहब। अब माइक लगा, यहां 4-5 किलोमीटर के दायरे में या 4-5 किलोमीटर की रेंज में शूट कर रहे हैं हम लोग, कोई सेटअप लगा करके। अचानक हॉस्पिटल से फोन आता है, तो आपका मन तो कुशंकाओं से घिरा ही होता है उस वक्त। तो क्योंकि ये तो एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है ना, ये अपने तरीके, ठीक है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। हम में और जानवरों में इतना ही फर्क है कि हमको ईश्वर ने विजडम दिया है, विवेक दिया है, तो आप विवेक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जहां इमोशनल रिलेशंस की बात आती है, स्पेशली पेरेंट्स जैसे रिलेशन की बात आती है, तो वहां बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, वो इमोशन एकदम से हावी होता है। तो पता चला कि यहाँ खबर आई, आपने फ़ोन रिसीव किया, सब ठीक है, ये भी पता चल गया, आपने कहा चलिए टेक करते हैं। टेक करना शुरू किया तो वहाँ से हमारा कैमरा वाला जो है, जो ईयरफोन लगा करके बैठा हुआ है, हेडफोन, बोला सर वो ठक 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 कर रहा है। सामान्य बात है, ठीक है, अच्छा कर रहा है। माइक को यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि शो हमको भेजना है, यहाँ से टाइम नहीं है हमारे पास, आपको वक्त भी मैनेज करना है। और ऐसे दसियों फोन आते थे उस वक्त, लेकिन आपको मैनेज करना होता था। लगातार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। मेरे पिता बीमार थे, लगातार भर्ती थे, लेकिन शो मैंने कभी रुकने नहीं दिया, लगातार शो किया। और ये सब ये चुनौतियां, देखिए, ये कहीं ना कहीं आपकी पृष्ठभूमि इसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर नींव बहुत मजबूत कर लीजिए।
बाहर की दुनिया एक अलग दुनिया है, वहाँ के संघर्ष अलग तरह के संघर्ष है, वहाँ की चुनौतियाँ अलग तरह की चुनौतियाँ और कदम कदम पर चुनौतियाँ हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आगाह करना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, आपको कथ्य की तथ्य की समझ होनी चाहिए, कंटेंट पर तो कंप्लीट पकड़ होनी चाहिए आपकी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कंटेंट का नॉलेज नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है और अचानक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। जैसे एक सैनिक तैयार होता है बॉर्डर पर कि कहीं से भी धावा आ जाए, बोल दिया जाएगा, कहीं से भी गोली आ जाएगी, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे रिप्लाई करना है। आपको एक सैनिक की तरह रहना पड़ेगा, हर वक्त फ्रंट पर तैयार रहना होगा। कभी भी ब्रेकिंग आ गई, अगर एंकर बन रहे हैं तो ब्रेकिंग आ गई, लाइव लेना पड़ गया आपको, आप क्या करेंगे? मेरा शो अमूमन रिकॉर्डेड होता है। मैं 2 या 3 मिनट पहले ही, लगभग लाइव की अवस्था होती है, ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूं मैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी खबर आ गई और वो खबर लगता है कि वो हमको ब्रेक करनी चाहिए, मेरे शो में जानी चाहिए, तो हम उसको लेते हैं। आपके पास उसका नॉलेज नहीं होता है, आपको सिर्फ खबर पता है, मोटी मोटी खबर पता है। कई बार ऐसी खबर, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको अंदेशा होता है, कुछ चीज़ें चली आ रही होती हैं पीछे से, उसके तारतम्य में, उसके संदर्भ में होता है। कुछ ऐसी होती हैं जो अचानक ही विस्फोट की तरह आती हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप क्या करेंगे? आपका शब्दकोश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वोकेबुलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर होता यह है कि कई बार लाइव में आप लटपटा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, फंबल मार जाते हैं, बहुत नेचुरल बात है, सभी के साथ होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अवस्था में अपने आप पर कैसे नियंत्रण रखते हैं। जैसा सर ने कहा, भावनाओं में हम सब भी बहते होंगे ना। कई बार ऐसी खबरें, मेरे पास तो ऐसी ऐसी खबरें होती थी पढ़ने के लिए कई बार कि दिमाग उड़ जाता था। लेकिन आपको अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए आपको अपने काम को तो अंजाम देना है। आपको वहाँ पर भावनाओं का खेल नहीं है, वहाँ पर आपको अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। और जैसा मैंने आपसे कहा, पढ़िए बहुत, पढ़ेंगे नहीं तो शब्दकोश नहीं बनेगा। पढ़िए, सुनिए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे लोगों से बातें कीजिए। ये सब चीज़ें एक अच्छा एंकर बनने के लिए एक अच्छी पर्सनालिटी का होना तो ज़रूरी है ही। आप गुड लुकिंग हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि व्यक्तित्व से व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्ति से व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है। आपका जो व्यक्तित्व बन जाता है उसी से आपकी पहचान होती है, उसी से आप डिफाइन करते हैं ना, फलाना आदमी ये है, ढिकाना आदमी ये। तो उस व्यक्तित्व पर बहुत आपको अपनी पर्सनालिटी पर लगातार काम करना पड़ेगा। आप चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, मैनरिज्म आपके, छोटे छोटे जेस्चर्स आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कई बार होता है, जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं, शुरुआत में बड़ा हुआ, शुरुआत में तो इतनी भद्द पीटी गई, कह रहे ये एक शो आया है साहब, बड़ा खतरनाक सा एंकर लेकर के आए हैं, पता नहीं कहाँ से, वो उंगली दिखा करके बात करता है, दर्शकों को डराता है, डांटता है। ये कहीं से डिफाइन नहीं था, डिजाइंड नहीं था। आई कॉल इट इनर जेस्चर। ठीक है, अब मैंने क्या किया मैं आपको समझाता हूं। मेरा जो सिस्टम के लिए जो आक्रोश था, जो आसपास जो विसंगतियां मुझे दिखती थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे उसके लिए एक मंच मिल गया। जब मुझे वो मंच मिल गया तो मैंने उस मंच का भरपूर इस्तेमाल किया। तो फिर तो सबको लपेटा, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा हमने। ठीक है, उसके खामियाजे भी होते हैं बहुत सारे, कि आप जब इस तरह के बड़े लोगों पर हाथ डालेंगे तो जाहिर सी बात है, कॉल्स भी आएंगे, थ्रेटनिंग कॉल्स भी आएंगी, सारा कुछ होगा। ठीक है, पर हमारे यहाँ एक कहावत, हमारे जो अजीत अंजुम जी का आप लोगों ने नाम सुना हो नहीं सुना हो, सब तो जानते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं वो। सनसनी की शुरुआत बेसिकली अजीत अंजुम, उदय शंकर, शाजी जमा, इन सारे लोगों ने मिलकर के की थी। तो ऐसे ही कभी एक बार बड़ी धमकियाँ आ गई, तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा क्या करना चाहिए यार? बोले कुछ नहीं है, छोड़ो। तो उन्होंने कहा, बोले ऐसा है शिवानंद जी कि वृंदावन में रहना है तो बाबा जी का सहना है। बोले छोड़िए। मुझे भी लगा हाँ ठीक है। बाद में फिर सिक्योरिटी दे दी गई तो मुझे उससे परेशानी होने लग गई
कि खुले खुले बाल में जनरली मैं आसानी से घूम लेता हूँ, पर सिक्योरिटी के साथ कि अच्छा ये कौन है जिसके साथ 2 पुलिस वाले चल रहे हैं। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा हुआ करते थे, जो अब नहीं हैं, उनको नमन। तो उन्होंने किया था, फिर मैंने निवेदन किया, मैंने कहा सर ये मेरे वश का नहीं है, मुझे ऐसे ही चलने दीजिए आप, तो ठीक है मैं अपनी सुरक्षा कर लूँगा खुद। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। विषम परिस्थितियां बार बार आएंगी, आपको अपने हिसाब से उसका आकलन करते हुए, ठीक है, और फिर आगे बढ़ना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। गुड लुकिंग नहीं है कोई बात नहीं, वैसे तो देखिए ईश्वर के बनाए हर व्यक्ति हैं, तो सब सारे सुंदर हैं, मेरी नज़र में तो सारे सुंदर हैं। और मैं अपने आप को देख लूँ तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति एंकर बन सकता है, ठीक है, तो आप सब तो यकीनन बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो पता नहीं क्या क्या उस वक्त कहा जाता था कि ही लुक्स लाइक अ मर्डरर, अखबारों में लिखा जाता था ऐसा, ही लुक्स लाइक अ मर्डरर। जब ये किसी मर्डर की स्टोरी करता है तो लगता है कि ये मर्डरर है, रेप की स्टोरी करता तो लगता है ही लुक्स लाइक रेपिस्ट। अब यहां पर क्या होता है, बट मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया, हताश नहीं हुआ। लंबे समय तक ये क्रिटिसिज्म चला, कम से कम 5-6 महीने शुरुआत की आप मान लीजिए, अखबारों में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ही लिखा गया। पूरे एक पेज के आर्टिकल आ जाते थे, आधे पेज के आर्टिकल आ जाते थे, सिर्फ नकारात्मक बातें। हताशा होती थी, लेकिन मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिया। मैंने कहा अच्छा, मतलब अगर ये इनको लगता है मैं मर्डर की स्टोरी कर रहा हूं तो मर्डरर लगता हूं। तो वहां पर जो सर ने कहा कि एनएसडी का बैकग्राउंड मेरा काम करता था, तो मैं उस कैरेक्टर के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करता था। उसका फायदा मुझे एक तो होता यह था कि मैं कैमरा फ्रेंडली बहुत शुरू से रहा हूं, पहले दिन से, डे 1 से। टीपी हो सामने नहीं हो तो भी कैमरा फ्रेंडली में रहा हूं। ये मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। आप लोग तो खैर यहां से सीख कर ही निकलेंगे, ट्रेंड होकर के निकलेंगे। तो मुझे बड़ा मजा आने लगा, ये सारा इस तरह का क्रिटिसिज्म होता था तो मुझे और मजा आने लगा। तो मैंने कहा कि ये ठीक है, मेरी ट्रेनिंग काम कर रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मान लीजिए चंद लाइनें मेरे सामने आई तो मैं 2 बार कोई भी लाइन पढ़ करके, मान लीजिए 5, 6, 7 लाइन का एंकर है तो 2 बार मैंने उसको देखा, मैं एज इट इज उसको पढ़ देता था। एक बार सुना दीजिए। हाँ, सर ने एक्चुअली मुझसे कहा था, शुरुआत तो मुझे इसी से करनी थी। तो शुरुआत में आप सबके मित्र ने अपनी अमृतवाणी से प्रकाश डाला। अमृत प्रकाश कहाँ गए? हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब वो मेरी लाइन नहीं है भाई, मेरी लाइन है, वो मैं बोल देता हूं। सन्नाटे को छूटती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज, जुर्म से महफूज रहना आपका हक। देखिए सनसनी हर रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप समझना चाहें, तो ये एक जो छोटा सा इस वक्त ये ड्रामा हुआ, छोटा सा ट्रांजिशन हुआ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई इसी वक्त, ठीक है। अभी तक मुझे आप किसी और तरह से सुन रहे थे, कोई और पिच था, कोई और वॉल्यूम था, कोई और लेवल था। जैसे आदेश हुआ स्विच, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप समझना चाहें, एक व्यक्ति से एंकर बनने की कुल इतनी ही यात्रा है। अब ये जो इतनी सी यात्रा आपने यहां देखी, यहां तो इतनी सी देखी, लेकिन उसका स्पैन बहुत बड़ा है, ठीक। तो भाई आप सब अच्छे एंकर बनेंगे, मुझे यकीन है। हाँ ये ठीक है, हम किसी को आदर्श मान सकते हैं, लेकिन जैसा जोशी जी ने कहा कि आपको अपना यूएसपी खुद तलाशना होगा, ठीक है। बार बार देखिए, असफलताओं से कभी घबराइएगा मत। ये मैं देखिए एंकरिंग, पत्रकारिता, इस सब से हट करके बीच बीच में यह सारा कुछ क्यों बोल रहा हूं, सुरेश जी और जोशी जी समझ सकते हैं इन बातों को, कि ये चीजें बेहद जरूरी हैं। अगर आप
ये सारी चीजें आपके पास होंगी ना, तो एंकरिंग क्या, जर्नलिज्म क्या, या जर्नलिज्म का कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। आपको पता है एजुकेशन, अमूमन पूछो एजुकेशन क्या होता तो लोग अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। लोग उसको क्वालिफिकेशन से जोड़ देते हैं। एजुकेशन कुछ और है, क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग चीज है। तो क्वालिफिकेशन, अभी आप यहां से डिग्री डिप्लोमा जो भी हासिल करके निकलें, ये क्वालिफिकेशन होगा आपका, ये आपकी एजुकेशन नहीं होगी। करेक्ट एजुकेशन क्या होती है पता है आपको? करेक्ट एजुकेशन होती है, अगर आपके पास सही शिक्षा है, सही एजुकेशन है, तो जिंदगी में जब भी आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा, जब भी फेलियर्स को फेस करेंगे आप, यू विल फेस देम विद अ ग्रेट डील ऑफ डिग्निटी एंड ग्रेस। वहां आपकी एजुकेशन काम आती है। एजुकेशन से का क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बार बार देखिए, हमारी जिंदगी जो होती है ना, ये पूरी मुकम्मल जो जिंदगी होती है, ये छोटे 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 बड़े, छोटे बड़े, बड़े छोटे, बहुत सारे हिस्सों से, बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर के बनती है। चाइल्डहुड हमारा, उसमें एक सेगमेंट होता है, हमारी फैमिली एक सेगमेंट होती है, हमारी जब छोटे होते हैं वो एजुकेशन होती है, हमारे यार दोस्त उस वक्त के होते हैं, वो एक भाग हो जाता है। कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी की लाइफ, फिर जीवन के अलग संघर्ष, प्यार मोहब्बत, धोखा, विश्वास, विश्वासघात, ठीक है, छल, प्रपंच, राग द्वेष, ये सारे जीवन के हिस्से हैं। ठीक है। अब होता क्या है, कई बार जो मैंने अनुभव से देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी एक हिस्से विशेष को अपनी जिंदगी मान बैठते हैं और वहीं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो जिंदगी को हमेशा जिंदगी की तरह लीजिए, बहुत बड़ी जिंदगी है और बड़ी मजेदार जिंदगी होती है। ठीक है। तो किसी एक हिस्से पर मत रुकिए, उसको जिंदगी मत मानिए, क्योंकि जिंदगी तो बहुत सारे हिस्सों से बनी है ना भाई। ये भी आपका एक पार्ट है, सक्सेस भी एक पार्ट है, फेलियर भी एक पार्ट है, और ये आपको सतत आपके जीवन भर चलता रहेगा। ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलेगा। आप ये मान करके नहीं बैठते कि आज इतना हो गया साहब, आप तो 10 साल के लिए फुर्सत, बिल्कुल नहीं। आप कल के लिए फुर्सत नहीं हो, क्या बात कर रहे हो आप सुबह नहीं सोच सकते कि शाम तक के लिए फुर्सत, बिल्कुल नहीं हो सकता। और ऐसा रखिए भी मत, लगातार 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 काम कीजिए, उम्मीद कभी कम मत होने दीजिए, हौसला कभी कम मत होने दीजिएगा। ठीक है। किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे, परवाज यानी हाई फ्लाइंग, ऊंची उड़ान, तो किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। तो आप सबके हौसलों की उड़ान हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी भावभंगिमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज़ कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन इस सबके साथ साथ जो मैंने कहा, कंटेंट पर पकड़ होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो जोशी जी ने कहा, जो सर ने कहा, फोकस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा एंकर ही नहीं, एक अच्छे पत्रकार बनने के लिए भी और एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी ये सारी की सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। हम सबके साथ क्या होता है, या अमूमन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, वो कहाँ लड़खड़ा जाते हैं, व्हेन दे बिकम सब्जेक्टिव। हम अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के साथ कई बार बड़ा सब्जेक्टिव हो जाते हैं, जिस माहौल में रहते हैं बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं। जब हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को, हम बेसिकली उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे होते कि गलत क्या है, सही क्या है। तो आपको हर वक्त ऑब्जेक्टिवली वॉच करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को ऑब्जेक्टिवली वॉच करना शुरू कीजिए। ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक थिएटर में जो बड़े बड़े स्कूल्स हुए हैं, उनमें एक हुआ करते थे बर्तोल ब्रेख्त। तो बर्तोल ब्रेख्त ने एक थ्योरी दी थी, एलिनेशन थ्योरी बोलते हैं उसको, आइसोलेशन, एक्टर कैरेक्टर ड्युअलिटी। तो वो ये कहते हैं, उससे पहले स्टेनिस्लावस्की ने कहा टू बी अ कैरेक्टर, तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है। टू बी अ कैरेक्टर, मैं उससे कम इत्तेफाक रखता हूं कि टू बी अ कैरेक्टर, आप कैरेक्टर बन गए। कैरेक्टर बन गए तो आपको ये भी होश नहीं कि आप किस इरा में हैं, किस वक्त में हैं, सामने कौन बैठा है। भाई यहाँ तो आप दूसरे माहौल में बात कर रहे हैं ना, कि माइक नीचे चला गया को हमको ऊपर लाना। कैरेक्टर में हो सकता है हम घुस जाएं तो हम भूल ही जाएं ये सब करना।
मुझे अच्छा लगता है एक्टर कैरेक्टर ड्युअलिटी की बात, टू वॉच योर सेल्फ फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, अपने आप को एक डिस्टेंस से, ये सिर्फ आपके पत्रकारिता में काम नहीं आएगा, या आपकी जिंदगी में बेहद काम आएगा। आप इसे आजमा करके देख लीजिएगा, कभी आपको दर्द हो तो आप ये बोलिए, अरे नहीं नहीं ये दर्द मुझे नहीं हो रहा है, ये तो, आपका नाम क्या है? श्रद्धा। तो नहीं नहीं ये मुझे नहीं हो रहा, ये श्रद्धा को हो रहा है। आप यकीन मानिए, अगर आप विश्वास के साथ ये बात महसूस करेंगे, आपका वो रियल पेन उसी वक्त कम होना शुरू हो जाता है। यही चीज जब आप देख रहे होते, कोई और आपको क्यों बताए कि आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अगर आपने ये महारत हासिल कर ली कि आप अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस से देखना शुरू करें, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कई बार एक वर्ड यूज करते हैं, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कुछ नहीं होता है, डिटैचमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप एक किसी भी चीज से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, वही डिटैचमेंट हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को दूर से देखने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। फिर कंटेंट क्या कह रहा है, एक बात, यह तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपको क्या संप्रेषित करना है, आपको क्या पहुंचाना है, चैनल क्या कह रहा है, हर चीज का ध्यान रखना होता है। साथ में यह भी ध्यान रखना होता है कि कोई ऐसी बात भावनाओं में बह करके न निकल जाए। आजकल होता है ना, खूब चल रहा है दबा करके कुछ भी, तो कोई ऐसी बात भावनाओं में बह करके आपके मुंह से न निकल जाए जिसका लार्जर स्केल पर, सामाजिक स्तर पर दुष्प्रभाव हो। टेलीविजन का एक बहुत महत्वपूर्ण आजकल क्या, आजकल यह है कि अच्छा वो क्या है भाई जो हम नहीं दिखा सकते, हम सब दिखाएंगे, भेड़ चाल। उससे पहले टेलीविजन का एक रूल है कि वो क्या है जो हमें जनहित में नहीं दिखाना चाहिए। तो इन सारी चीजों का आपको, जब कंटेंट का आपको पूरी समझ होगी तो इन सारी चीजों की समझ अपने आप पैदा हो जाएगी आपको। फिर जब कंटेंट आपकी पकड़ में रहेगा तो फिर आपका जो जोशी जी कह रहे थे वॉइस मॉड्यूलेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको भाव समझ में आ जाएगा। वॉइस मॉड्यूलेशन में भी कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिक्शन का मतलब क्या होता है भाई? डिक्शन का मतलब क्या होता है? एनीबडी, जो भी समझ में आता है यार। उच्चारण इन्होंने कहा कमोबेश ठीक है, लेकिन डिक्शन का करेक्ट मीनिंग होता है स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की शैली। तो आपका डिक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कहां पॉज लेना है, कहां अपनी बात खत्म करनी है, कहां से फिर से शुरू करना है, नया संदर्भ आपको क्या लेकर के आना है, नई बात क्या कहनी है, या एक ही बात चल रही है, एक ही बात आपको 5 मिनट तक बोलनी है, एक ही विषय पर 5 मिनट तक बोलना है। आपके पास कंटेंट के नाम पर 2 चीजें हैं जो आपको बता दी गई और कुछ नहीं है, आपको 5 मिनट तक एक ही चीज पर बोलना है। तो आपका शब्दकोश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका भंडार होना चाहिए। साथ ही आप जब अपनी बात कहें तो किस ढंग से कहें कि वही बात बार बार नई 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 लगने लग जाए, यह बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग गलत जगह पर एम्फेसाइज कर देते हैं, पूरा मतलब बदल जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आपको। चलिए, एक सेंटेंस मान लीजिए, ले लीजिए छोटा सा, कि मैंने आपसे 1 गिलास पानी मांगा था, ठीक है। ये बहुत साधारण सा सेंटेंस है, इससे काफी चीजें समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अब इसको अलग अलग हम कोशिश करते हैं समझने की। एक एक शब्द पर हम जोर देते हैं, बलाघात जिसको बोलते हैं, एम्फेसाइज करना। अगर हमने पहले पर जोर दिया तो मैंने आपसे 1 गिलास पानी मांगा था, मतलब मैंने मांगा था, जोशी जी ने नहीं मांगा था, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, मैंने आपसे 1 गिलास पानी मांगा था, तो आप क्यों लेकर के चले आए? मतलब बदल गया, सेंटेंस वही है। मैंने आपसे 1 गिलास पानी मांगा था, भैया तुम 20 गिलास क्यों उठा के ले आए, ये मटका क्यों ले आए?
मैंने आपसे एक गिलास पानी मांगा था, तुम इतना बड़ा भगोना क्यों उठा करके ले आए? एक एक शब्द पर जब आप वजन देते हैं तो चीज़ों के मायने बदलते चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों का आपको एक अच्छे एंकर बनने के लिए ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस सब के साथ साथ जो चीज़ ज़रूरी है, लगातार अपने आप को तराशते रहें, अपने आप को मांझते रहें, अपने आप से सवाल करते रहें। अपना प्रेजेंटेशन, आप उसमें आपके कपड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आउटफिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस सबसे ऊपर एक चीज़ है, वो है आपका आत्मविश्वास, जिसकी सीढ़ी मैंने आपसे शुरू में कहा था, विश्वास, बिलीफ, यकीन। आत्मविश्वास अगर आपके भीतर है तो यकीन मानिए फिर आप कई बार ना लोगों आपको कुछ भी पहन लेंगे, चाहे जैसा आप पहन लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चलेगा, और वो चलता है, बखूबी चलता है, और कई बार वो एक आपका स्टाइल बन जाता है, लोग उसको पसंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में वो बात है, आपने अपने आप को इस ढंग से तराशा है, ज्ञान से, अभ्यास से, चिंतन से अपने आप को इतना सींचा है कि आप जब निकलते हैं तो बड़े मुखरित होकर के, पल्लवित होकर के निकलते हैं। तो ऐसे ही एक पुष्प की तरह हमेशा होना चाहिए। कांटे वाले भी होते हैं, तो अच्छे फूल हमेशा आप देखिए उसके आसपास कांटे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, तो आपके आसपास भी कांटे खूब आएंगे। तो उन कांटों के बीच में ही रह करके आपको लगातार मुस्कुराते भी रहना है, लगातार खुशबू भी बिखेरनी है अपनी। क्योंकि देखिए आप सबकी, हम सब देखिए इस ज़िंदगी में आए हैं ना, तो हम सबका एक मकसद है। वरना क्या होता है कि हम आए और हम चले गए तो हमारा आना व्यर्थ, हमारा जाना व्यर्थ, हमारी दोनों चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। सब कीजिए, गलतियां कीजिए, गुरूर मत कीजिए, कभी घमंड मत कीजिए, ना अपनी सुंदरता की कीजिए, ना अपने धन का कीजिए, ना पद का कीजिए, ना मान का कीजिए, ना सम्मान का कीजिए, ना शोहरत का कीजिए। क्योंकि गलतियां भी एक बार ऊपर वाला माफ़ कर देता है, लेकिन अगर किसी ने गुरूर किया, घमंड किया, तो उसके बुरे दिन उसी दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छा, रावण जैसा शक्तिशाली तो कोई था नहीं भाई, उसके जैसा विद्वान भी कोई नहीं था, उसके जैसा समृद्धशाली, वैभवशाली भी कोई नहीं था, कंस जैसा शक्तिशाली, कौरव जैसे। तो अगर ये धराशायी हो गए, हमारे पूज्य गुरुदेव एक बड़ी अच्छी बात कहा करते हैं कि अहंकार में तीनों गए, कुल, गौरव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। तो कभी भी जिंदगी में अहंकार को स्थान मत दीजिएगा। और अगर आपके पास सरलता है, आपको मालूम है जीवन में सबसे कठिन काम क्या होता है? सरल होना। सरल होना सबसे कठिन काम है। सरलता के लिए आपको लगातार अपने आप को तराशना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा। सहज रहें, सरल रहें। जब आप सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, तो चाहे ऑन स्क्रीन हो, ऑफ स्क्रीन हो, बैक स्क्रीन हो, समाज में कहीं भी हो, उसी आत्मविश्वास के साथ आप अपनी बात कह पाएंगे। क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर कंटेंट, हाउ यू प्रेजेंट योर इंस्टीट्यूशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बड़ी समस्या है, सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करूँ मैं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अप्लाइड थ्योरी का। हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, ये बड़ा मुश्किल काम है साहब। कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, ये अगर आपको महारत हासिल हो गई, कब स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है। फाइनल प्रेजेंटेशन बेहद महत्वपूर्ण है। मेरी टीम पूरा काम करती है, दिन रात काम करती है, लेकिन अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन में जोर ना लगाऊं तो मुश्किल होता है। अगर आप मुझे उतनी देर देखते हैं, 20-25 मिनट टेलीविजन पर देखते हैं, तो मेरा काम सिर्फ उतना ही नहीं होता है, उसके अलावा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाकी टीम है, लिखने वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्टिंगर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, तमाम लोग हैं, तो बड़ी टीम है। सारे लोग अपना काम कर रहे होते हैं, मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, टीम के साथ तालमेल बैठा रहे होते हैं, कंटेंट पर विचार विमर्श हो रहा होता है। उसके बाद फाइनली आती है प्रेजेंटेशन की बारी, जो मेरा सेगमेंट है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं वॉइस ओवर करता हूँ। अगर आप यहाँ मुझे टोटल 10 मिनट बोलते हुए सुनते होंगे, तो अगर आप कभी वॉइस ओवर सुने जो पीछे चलता है, ठीक है, उसको बोलते बोलते गले में दर्द हो जाता है। 20-20, 24-24, 27-27 पैकेज होते हैं, लगातार आपको बोलना पड़ता है। और एक नॉर्मल वॉइस ओवर होता है जो न्यूज़ रीडिंग वाला होता है, उसमें तो आप दाएं बाएं करके चला लेते हैं।
लेकिन जो शो मेरा है उसमें आपको उसी तरीके से चीज़ों को मेंटेन करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। तो आपको लगातार अपने एनर्जी लेवल्स भी सही रखने पड़ेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो फाइनल प्रेजेंटेशन होती है जो आप लोगों के सामने आती है, जिसे आप लोग सराहते हैं या लोग इतने समय से देख रहे हैं। कई बार मुझसे ये सवाल किया जाता है कि साहब लगातार इतने वर्षों से आप ये शो कर रहे हैं तो आप बोर नहीं होते हैं कभी? मोनोटोनी आपको नहीं लगती? मोनोटोनस सा नहीं लगता आपको कुछ? सवाल बड़ा वाजिब है, एक रास्ता आ जाती है ना। मैं ये मानता हूं कि किसी भी काम में अगर आप रोज किसी भी काम को शिद्दत से करें, तन्मयता से करें, ईमानदारी से करें, रिलीजियसली करें, तो वही काम आपको रोज रोज नया और ताज़ा लगेगा। शायद यही वजह है कि ये एक जो इतनी लंबी यात्रा, जो सर ने पहले कहा था विश्वसनीयता वाली बात, ये विश्वसनीयता बनती ही ऐसे है। मैं चाहता तो लुक्स चेंज कर लेता। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसे ओपन हेयर में आपको आना चाहिए। मैं चाहता लुक्स चेंज कर लेता, मैं चाहता अपना तरीका बदल लेता, पर मुझे लगा नहीं। बार बार मुझसे बहुत पहले किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आप क्या सोचते हैं जब आप एंकर पढ़ते हैं, तो बाहर तो बड़ी खिंचाई होती है आपकी। ये अलग बात है कि 6 महीने के बाद सारे अखबारों ने बहुत अच्छा लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने बाकायदा लिखा, बड़े बड़े पत्रकारों ने, कि हमारा आकलन गलत है, हमारी अब तक की स्टडी, हमारा अब तक का अनुभव गलत है। क्यों? क्योंकि इस एक शो की पॉपुलैरिटी इतनी है कि पूरे अक्रॉस द चैनल्स, ऑल एंटरटेनमेंट चैनल्स, न्यूज चैनल्स, अक्रॉस ऑल द चैनल्स, इस एक शो की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इसने लंबे समय तक मार्केट के 28% पर अपना कब्जा जमा करके रखा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या सोचते हैं, तो मैंने कहा भाई मेरी एक ही चीज है, यू मे लव मी, यू मे हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, है ना। आप गाली देके देखोगे। अच्छा, होता भी ऐसा था, अरे पता है यार क्या एंकर बड़ा अजीब सा एंकर लेकर के आए हैं, देखा तुमने? नहीं मैंने नहीं देखा। देखा ना भाई आज, तो पता चला 4 और देखने बैठ गए। तो बेसिकली तो आप मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं लोगों से कहता था कि देखो मैं तो कंप्लीट वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे आसपास के सारे लोग, ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो एक होता ना, एक बोन वाला चिकन होता है, एक बोनलेस चिकन होता है। जिसको बोन वाला चिकन खाने की आदत होती है ना, उसको जज्ब करना थोड़ा मुश्किल होता है, हड्डी वड्डी यूं करके थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे डाइजेस्ट करना, जज्ब करना मुश्किल होता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा देर से लगता है। लेकिन अगर किसी को उसकी आदत पड़ गई बोन वाले चिकन की, तो वो बोनलेस कभी नहीं खाता है। तो मैं भाई वो बोन वाला चिकन हूँ, मुश्किल से आदत पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, आप सतत प्रयोग अपने पर ना करें। कथ्य पर, तथ्य पर तो होता रहेगा, प्रेजेंटेशन पर भी होता रहेगा, अपने पर सतत प्रयोग ना करें। एक रिश्ता जो आपने दर्शकों के साथ बनाया हुआ है, उसके साथ खिलवाड़ कभी नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो आपको एक सर्टेन फ्रेम में, एक सर्टेन इमेज में देखना पसंद करता है, करेक्ट है। तो आप हर वक्त क्लीनिंग करते रहें, क्योंकि अच्छा एक होता है ना हमारे यहाँ, जैसे मैं कई बार देखता हूं कि कई टॉक शोज होते हैं ना, सीधे सीधे सवाल जवाब, कई बार तो बड़े अच्छे होते हैं, कई बार आपको लगता है कि ये सवाल जो पूछना चाहिए वो पूछा ही नहीं जा रहा है, एक्चुअली बुलाए किस लिए गया। ज़्यादातर क्या हो जाता है आजकल कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई बड़ी डिग्निटरीज आई, बड़े लोग जिनको बड़ी, आजकल गेस्ट लाइनअप करना बहुत बड़ा काम, गेस्ट भगवान की तरह होते हैं आज की तारीख में, उनको लाइनअप करना बेहद मुश्किल होता है। अब लाइनअप कर लिया, लाइनअप करने के बाद पता चला कि शो में आने से पहले 20 मिनट पर्सनल मीटिंग हो रही बाहर, तो पर्सनल मीटिंग में पर्सनल एजेंडे सेट हो गए। जब पर्सनल एजेंडा सेट हो गया भाई, तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे ना, तो मुश्किल होगी, आपको संकोच होगा सवाल करने में। तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप दाएं बाएं वाले, जो मूल बात है वो बात नहीं करेंगे। मतलब जिसको कहते हैं ना, हिम्मत वाली पत्रकारिता वो नहीं होती, बहादुर पत्रकारिता, ब्रेव जर्नलिज्म, वो नहीं हो पाता है। ज़रूरत है ब्रेव जर्नलिज्म की। तो जैसे कहते हैं ना, ईश्वर को तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, अलग अलग तरीके से लोगों की अनुभूतियाँ होती हैं, कोई देख लेता है, कोई नहीं देखता है, किसी को
अलग अलग तरीके से वो अपनी उपस्थिति का एहसास ज़रूर करा देते हैं। हम सबके साथ होता है, पर ज़्यादातर लोगों के साथ जो कहते भी हैं ना कि हमने ईश्वर को देखा, तो क्या बात की भाई? बात नहीं की। क्यों नहीं की? यही गेस्ट के साथ होता है आज की तारीख में। हम सबके भीतर ना इतनी सारी लेयर्स हैं, झूठ की, प्रपंच की, फरेब की, छल की, ईर्ष्या की, द्वेष की, पता नहीं क्या क्या है भाई साहब। इतनी खुंदक पली हुई, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इतनी लेयर्स हैं कि जब कोई गॉड या गॉड जैसा कोई फिगर भी हमारे सामने आता है तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती कुछ बात करने की, हम कर ही नहीं पाते हैं। आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। बड़ी खूब लाइन किसी ने कही है, मुझे याद आ गई, करके नजरे इनायत वो आए मगर। बड़ी मुश्किल से भाई, बहुत मिन्नतें की, गेस्ट आए, भगवान आए, करके नजरे इनायत वो आए मगर क्या कहें यार हमको उसी वक्त पर अपने ऐबो गुनाहों की याद आ गई। हम कुछ बोल ही नहीं पाए। तो आप अपने चरित्र को इतना बलवान बनाएं, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आप तक नहीं है, जिस फील्ड में है उसके लिए विशेष रूप से आपकी जिम्मेदारी आप तक नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बहुत दूर दूर तक है, शायद देश के या दुनिया के उस अंतिम व्यक्ति तक है जिसे कुछ भी देखना, सुनना, खाना पीना नसीब नहीं होता है। पत्रकारिता इसी का नाम है। पता नहीं तर्कसंगत है नहीं है, कुछ पंक्तियां याद आ गई कि पहले उसने अपने दोनों पांवों को कीचड़ में साना, पहले उसने अपने दोनों पांवों को कीचड़ में साना और इस तरह अपने आप को नए जूते पहने हुए माना। पहले उसने अपने दोनों पांवों को कीचड़ में साना और इस तरह अपने आप को नए जूते पहने हुए माना। फिर वो वहीं जमीन पर धूल में लौट गया, खड़ा हो गया, कहने लगा, आहा आहा क्या कहने हैं, देखो देखो आज मैंने नए कपड़े पहने हैं। इसके बाद उसने जमीन पर खींचा एक आयताकार घेरा, सीना तान कर बोला, देखा देखा क्या आलीशान मकान है मेरा, इसमें खिड़की नहीं, दीवार नहीं, कोई छत नहीं, कोई द्वार नहीं, फिर भी मजबूत है। और इस बात का सबूत है कि कोई भी आंधी या तूफान मेरे इस घर को हिला नहीं सकते हैं और मेरे मेहमान जब चाहें तब किसी भी दिशा से मेरे घर में आ सकते हैं। इसके बाद वो वहीं जमीन पर धूप में सो गया, न जाने किन सपनों में खो गया। जैसे ही वो जागा, हमने सवाल दागा, भैया जब आप सोए हुए थे तो किन सपनों में खोए हुए थे? आप मुस्कुरा रहे थे, लगता है आपको बड़ा मजा आ रहा था। उसने बड़ी फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं भाई नहीं, आज तो मैं बड़े दिनों बाद सपने में रोटी खा रहा था। दोस्तों, वो शख्स इतना खुश था, इतना खुश कि खुशी की हद से गुजर गया और मुझे ये सब कहने को मजबूर कर गया। मेरे कहने का मतलब है ये है कि ये उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जब आपकी तमन्ना होगी, इस प्रथम विचार के साथ अगर आप अपनी पत्रकारिता का शुभारंभ करते हैं तो यकीन मानिए वहां तक ना भी पहुंच पाए आप, लेकिन उनकी तरह बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन संवारने में आप कामयाब हो जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।